So let us start your interview. Please introduce yourself first. Sir, my name is Rahul Srivastav. I come from Lalitpur, Uttar Pradesh. I have done a graduation in physics and mathematics from Bundelkhand University. And sir, my hobbies are calisthenics, meditation, and playing and watching cricket. Okay. So Rahul, you passed your graduation in 2015. Yes, sir. So it's been a long time. What have you been doing since then? Sir, I have been preparing for competitive exams. Which are the exams you have prepared for? Sir, SSC and CDS, and sir, some railways exam. That's all. Okay. So your hobby is playing and watching cricket. Yes, sir. So have you watched the recent test match? No, sir. No, you have not watched. Sir, because of I have been preparing for interview, so I didn't got time. But sir, I have read in newspaper about that. Okay. So do you agree that had Virat Kohli not provoked Johnny Bairstow in the first inning, the result of the match would have been very different? Sir, may I speak in Hindi, sir? Yeah, you can. Your medium of interview shall be Hindi only? Yes, sir. Okay, go ahead then. हिंदी में बोल लीजिए. सर, मुझे लगता है कि सर मैंने मैच देखा तो नहीं है, लेकिन अखबार में पढ़ा है कि बाद में मतलब दोनों में जो है एम्पायर्स ने बातचीत सुलह करवा दी थी, और मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से ऐसा बेयरस्टो ने मतलब इतना अच्छा खेला है सर. वैसे भी बेयरस्टो सर, जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आईपीएल में भी सर बहुत अच्छा खेलते हैं. ठीक है. आपने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा था? इंडिया का कौन से देश के साथ मुकाबला हुआ था? सर, न्यूजीलैंड. तो उस मैच में उससे पहले लग रहा था कि भारत जीत जाएगा. आपको क्या लगता है कि वो मैच भारत क्यों हारा? सर, अभी मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर. वो मैच भी मैंने सर देखा नहीं था, वो केवल अखबार में पढ़ा था सर इसके बाद. तो आपने लिखा वॉचिंग क्रिकेट, तो इसका अर्थ ये है कि आप काफी समय से क्रिकेट देख नहीं पा रहे हैं. जी सर, क्योंकि अभी सर रेलवेज के एग्जाम्स भी आ गए थे, सेकंड स्टेज के भी जोन में ही कंक्लूड हुए हैं, तो सर उसकी प्रिपरेशन करता रहा. ठीक है. राहुल, अकाउंट्स ऑफिसर का क्या रोल है ईपीएफओ में? सर, अकाउंट्स ऑफिसर को सर एक तो पेंशन का सेटलमेंट करना होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन अगर बेनिफिशियरी एम्प्लॉयर्स को चाहिए ईपीएफओ से, तो वो प्रोवाइड कराते हैं. इसके अलावा सर वो कैश बुक मेंटेन करते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, और सर इसके अलावा अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ में डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखते हैं. ये आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जिक्र किया है, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा और? जी सर, जैसे सर जो एम्प्लॉयर है उसके पास कैश बुक होती है, लेकिन उसका बैंक में भी अकाउंट होता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर जैसे कि बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए, या फिर एम्प्लॉयर ने यहाँ से चेक डिपॉजिट करने को भेजा, लेकिन वो किसी कारणवश अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, इन ट्रांजिट है, तो कैश बुक के जो मनी होगा, अमाउंट होगा उसमें, और जो बैंक का जो अमाउंट होगा उसमें सर डिफरेंट आएगा. तो हम उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का अगर एम्बेजलमेंट हुआ हो या कोई फ्रॉड वगैरह हुआ हो तो उसको हम पता. ठीक है राहुल, अकाउंट्स ऑफिसर की 3 मेजर क्वालिटीज बताइए, और एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसका वर्क प्रोफाइल आपको आइडिया होगा कि अलग है, उसकी भी 3 मेजर क्वालिटीज बताइए जो होनी चाहिए उसके अंदर. सर, अकाउंट ऑफिसर में सर सबसे पहले तो एक गुड लिसनर होना चाहिए, और सर इसके अलावा सर अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर दोनों को सर ऑनेस्ट होना चाहिए, दोनों को ही. और सर इनको सर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने काम करने में. और इसके अलावा सर
इन लोगों को जो कम पैशनेट होना चाहिए, जो अपने वर्नेबल सेक्शन जैसे वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर को फील्ड में काम करना होता है, वहां पे तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, एडवर्सिटीज आती हैं, अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस इज देयर। तो वो कौन सी अलग क्वालिटीज होंगी जो उसको वहां पे सस्टेन करने में मदद करेंगी? सर एक तो से सर मतलब रूल्स और रेगुलेशन का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी ईपीएफ एक्ट है, जो उसकी मतलब ठीक है, ड्यूटी, दूसरा दूसरा एक ये क्वालिटी, दूसरी दूसरी सर उसे जो है लोगों को मतलब अपनी बात को एक्सप्लेन और समझाना सही से आना चाहिए, कि जिससे कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। ठीक है, और तीसरी? अ, तीसरी सर ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए सर, दोनों में ही, पहले भी मैं ठीक है, कहता। ठीक है राहुल, ये मेरे प्रश्न थे। अब दूसरे पैनल के दूसरे सदस्य आपसे प्रश्न। हेलो राहुल। गुड इवनिंग सर। राहुल, आप मेरे को बता सकते हो कि आईपीएल, आपने आईपीएल का जिक्र किया, आईपीएल में कितने पैसे लगते होंगे? मतलब आईपीएल के पूरा साइज क्या होगा, मार्केट साइज या इंडस्ट्री साइज? सॉरी सर, मुझे मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है एग्जैक्ट फिगर। अच्छा, लेकिन आप मानते हो ये बहुत हजारों करोड़ में होगा, क्योंकि अभी ऑक्शन भी हुए थे, वो भी जी सर, काफी। जी सर, 60,000 करोड़ के आसपास है सर। बिल्कुल। तो आप सोचिए, ओवरऑल तो बहुत ज्यादा, लाखों करोड़ में क्या पता होगा, है ना? तो आपको नहीं लगता कि इतना हम लोग के देश में इतने गरीब और वनरेबल लोग हैं, है ना, जिनके पास साधन नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि इन पैसों को हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम किसी मतलब सोशल सेक्टर कोई स्कीम में या किसी नई स्कीम बना के या किसी और एग्जिस्टिंग स्कीम में ये पैसा डाल दें? सर मुझे लगता है कि अगर हम इस पैसे को जैसे लोअर लेवल पे क्रिकेट को और मजबूत करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो जैसे जो वनरेबल सेक्शन के हैं लोग, उन्हें भी और अच्छे से चांस मिले इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने को। और सर हम जैसे देखते हैं कि जो हमारी वीमेंस क्रिकेट है, वो मतलब एट पार नहीं, उनकी पेमेंट वगैरह नहीं मिल पा रही है, और वो उतने ज्यादा से मतलब मीडिया में नहीं आ पा रही है। तो अगर अपन हम वीमेंस क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च कर सकते हैं सर उस रुपए को। और सर ओवरऑल जैसे अगर ये इन सब पे खर्च होगा, तो जो लोअर लेवल के लोग हैं उन्हें जॉब तो मिलेगी ही इससे, तो ऑटोमेटिकली सर उनका डेवलपमेंट होगा। अच्छा, आपने ये हॉबी में लिखा है कैलिस्थेनिक्स, ये क्या होता है? सर ये ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज होता है, जिसको हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, अपने बॉडी वेट को एज अ रेजिस्टेंस लेके। जैसे कि सर अच्छा, पुशअप है, और पुलअप्स है, चिनअप्स है, सिटअप्स है, एक्सेट्रा। इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, आपको कुछ आइडिया है? सर इस वर्ड का सर मुझे सर जैसे लैटिन वर्ड है, इसका सर मुझे संधि विच्छेद आता है सर, मतलब एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं आता। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेडिटेशन किस तरह की करते हैं? सर मैं सर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा, ट्रांसीडेंटल का मतलब समझाइए थोड़ा। सर इस प्रकार के मेडिटेशन में सबसे पहले तो सर हम एक रिलैक्स पोजीशन में बैठते हैं, जो भी हमें रिलैक्स लगे, और फिर सर अपने कॉन्शियस माइंड में हम कोई भी जो हमें मंत्र याद है, जैसे भी कोई भी मंत्र ले सकते हैं, उसको हम कॉन्शियसली रिपीट करते हैं, बार बार उस पर फोकस करते हैं। और सर इस प्रकार से हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, और स्ट्रेस फ्री भी होते हैं, और एनर्जाइज भी महसूस करते नाम नाम जपते हो क्या आप? मतलब मुझे इतना समझ आया है, नाम जपते हो आप? कोई मंत्र बोल रहे थे आप, कोई मंत्र या नाम ऐसे जो जपते हैं लोग? हैं। जी सर, इसमें मतलब कोई भी एक मंत्र है, जो बीज मंत्र कहते हैं उसको,
अपने कॉन्शियस माइंड में उस पर फोकस करके उसको बार बार रिसाइट करते। अच्छा, तो आप जो करते हो तो इसमें बार बार फिर वो रिपीट करते हो? जी सर। तो इसमें ट्रांसीडेंटल क्या हुआ, मतलब ट्रांसीडेंटल वर्ड का मीनिंग भी बताइए अगर आपको पता है। सर इसका ये मतलब है कि हम अपने बारे में अवेयर हो रहे हैं, उस मंत्र के थ्रू वो हमें ट्रांसेंड कर रहा, और जो एक कॉन्शियसनेस होती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उसको मतलब यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस के साथ मैच करना है सर, इस वर्ड का मतलब। अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे लास्ट प्रश्न ये है कि आप मेरे को बताओ कि आप कोई ऐसे क्रिकेटर का नाम बताओ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? सर मुझे विराट कोहली है सर पसंद। हाँ, क्योंकि सर क्यों? विराट कोहली के सर, एक तो सर वो फिजिकली उनके आने से इंडिया टीम की फिजिकल फिटनेस में बहुत ज्यादा चेंज आया है। और सर मतलब वो उनका कमबैक करने का स्टाइल, मतलब हार्ड वर्क के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा ओके, लगा सर, और एग्रेशन जो ग्राउंड पे ठीक है, दिखाते। ठीक है, ठीक है राहुल। गौरव सर कंटिन्यू करें। हेलो राहुल, कैसे हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग सर। यस, आई एम फाइन सर। गुड इवनिंग। जैसा कि आपने बोला कि आपको एग्रेशन भी पसंद है, तो स्पोर्ट्स में एग्रेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप एक बार बताइए। सर एक तो सर एग्रेशन जैसे मतलब एनर्जी दिखाने से, और खिलाड़ियों की सर एनर्जी आती है तो वो और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा सर इसके जो मेरे हिसाब से नकारात्मकता हो सकती है कि तो खिलाड़ियों फायदे एक ही है? को सर अभी मतलब सर एक ही रिकॉल कर पाऊँ। अच्छा, हाँ, और नकारात्मकता कितनी है? सर अगर अपोजिशन टीम का कोई खिलाड़ी इसको गलत तरीके से ले ले, तो मतलब सर मैदान पे डिस्प्यूट भी हो सकता है। अच्छा, तो एग्रेशन मतलब और क्या क्या, मतलब स्पोर्ट्स में तो देखते ही हैं, रिसेंट में ऐसा आपको लगा कि रिसेंट में जो करंट ह्यूमन टेंडेंसी है वो एग्रेसिव हो रही है पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में, या थोड़ा कम हुआ है एग्रेशन यूथ में? सर मेरी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि हाँ सर, एग्रेशन बड़ा है। हाँ, इसके पीछे का सर मुझे एक कारण लगता है कि जो जॉब्स हैं हमारे मार्केट में जो अवेलेबल हैं, वो उतनी अच्छी पे और वर्क प्रोवाइड नहीं करा पा रहे यूथ को। और उनकी डिमांड के अनुसार जैसी जिस तरह की वो जॉब चाहते हैं, उस तरह की जॉब सर गवर्नमेंट में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है। तो सर हमें ऐसी जॉब ये कर प्राइवेट सकते सेक्टर में नहीं है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जैसा? सर, मतलब लोअर लेवल पे नहीं है सर, ब्लू कॉलर लेवल के स्तर पर नहीं है। मतलब ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं है इंडिया में ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही सर है? हैं, सर सर हैं, लेकिन जैसे कि हमें पता है केवल 7 to 8% ही फॉर्मल है। उसके अलावा सर अच्छा, 90% जो है इनफॉर्मल है। और सर वहाँ पे अच्छा। जो वर्किंग कंडीशन है, और सर जो वेजेस है, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, लॉन्ग, कई बार तो 8 घंटे से ज्यादा भी काम करना पड़ता है, और सोशल हम्म। सिक्योरिटी के कोई भी प्रोविजंस नहीं है। तो सर वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस हैं, ये कौन एनफोर्स करता है? जो आपने बताया कि वर्किंग आवर्स उनके सही नहीं है, उनकी वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, ये कौन सी बॉडी मॉनिटर करती है इंडिया के अंदर? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल लेवल पर करती है। और जैसे कि सर ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो सर स्टेट लेवल पे भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टेट लेवल पे भी मिनिस्ट्री होती है? जी सर, क्योंकि सर ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो सर दोनों ही इस पर रूल्स बना सकते हैं। स्टेट में होती मिनिस्ट्री? कभी आपने सुना है मिनिस्ट्री स्टेट में? सर मिनिस्टर ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो सुना है। तो मिनिस्ट्री होती है क्या? जी सर, होती है मेरी जानकारी के अनुसार। सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है?
सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो आपका हॉबी जो है वो क्रिकेट खेलना और देखना दोनों चीजें हैं, जी सर। राइट? अच्छा, अभी रिसेंटली इंडिया जो टेस्ट मैच हारा है, कितने विकेट से हारा है वो? सर वो 7 विकेट थे। 7 विकेट सर, 7 विकेट। अच्छा, 1999 का वर्ल्ड कप देखा था आपने? उसके बारे में जानते हैं? नहीं सर, उस समय तो सर मैंने देखना भी स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, कब से आपने देखना शुरू किया क्रिकेट में? आपकी रुचि कब से हुई? सर मेरी रुचि सर 2003 के वर्ल्ड कप के बाद। 2003 के वर्ल्ड कप में? अच्छा, जी सर। 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला था? सर सचिन तेंदुलकर को। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वो साल में कितनी बार बैठती है? सर वो क्वार्टरली बैठती है, तो 4 टाइम। अच्छा, और उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सर 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं कि उसमें? सर ये जानकारी नहीं है सर मुझे। सॉरी? ये जानकारी नहीं है सर मुझे। ये मालूम है कि उसके 6 मेंबर्स होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से, 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उसका जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं आरबीआई। तो टोटल 7 मेंबर हो गए। नहीं सर, उन 3 मेंबरों में ही रहते हैं आरबीआई के जो अच्छा गवर्नर। अच्छा, फिस्कल काउंसिल के बारे में सुना है आपने? सॉरी सर, नहीं सुना इसके बारे में। अच्छा, एफआरबीएम एक्ट के बारे में? यस सर, सुना है। एफआरबीएम एक्ट किस बारे में है? सर एफआरबीएम एक्ट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो, सर ये सरकार को बताता है कि उसे जो उसकी फिस्कल पॉलिसी है उसको किस प्रकार से रखना है और किस प्रकार से फिस्कल डिसिप्लिन को अपनाना है। इसके अंतर्गत सर जो फिस्कल डेफिसिट है वो गवर्नमेंट का 3% के नीचे होना चाहिए और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0 होना चाहिए। पहली बार कब आया था ये एक्ट? सर 2003 में आया था सर, जैसे मेरे जाने में। अच्छा, चलिए, और एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि फिस्कल डेफिसिट और बजट में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, आपकी सर क्या आप मुझे मेरा सुन पा सवाल रहे ये हैं? है कि फिस्कल डेफिसिट और बजट, हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में क्या डिफरेंस है? सर फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट, सर मैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में तो जानता हूँ सर, लेकिन बजट डेफिसिट के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, मेरी तरफ से आपका इंटरव्यू खत्म है। नेक्स्ट पैनलिस्ट आप। ठीक है राहुल, आपका इंटरव्यू ओवर होता है यहाँ पे। अब हम लोग फीडबैक स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर धनंजय स्टार्ट करेंगे फीडबैक। राहुल, कब है आपका इंटरव्यू? सर 20 जुलाई को है। 20 जुलाई को। तो आपके पास टोटल 14-15 दिन है अभी, है ना? 13-14 दिन। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आपको कैसा लगा? मतलब कुछ आपको समझ में आया, कुछ लेक्यूडास या कुछ ट्रेंड्स शॉर्ट में? जी सर, मुझे मतलब क्रिकेट के बारे में ज्यादा पढ़ना होगा सर। क्रिकेट में सर बहुत दिनों से फॉलो नहीं कर पा रहा, केवल न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहा हूँ। आप एक काम करिए, इसके लिए डेली हाइलाइट्स देख लीजिए कम से कम, बस समय निकाल के 15-20 मिनट। जी सर। क्योंकि आपने क्या किया है, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट लिखा हुआ है। पैनल में अगर कोई भी एक मेंबर होगा और वो क्रिकेट देखता होगा तो वो जरूर एक आधा ऐसा प्रश्न पूछेगा जो हाईलाइट देखने से सॉल्व हो पाएगा, वो सिर्फ स्कोर बोर्ड पढ़ने से नहीं हो पाएगा।
तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्रिकेट को थोड़ा फॉलो करना शुरू कर दो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बोल रहे हो तो थोड़ा लंबा हो रहा है कई बार। जब आप बता रहे हो अपने आंसर्स को, तो 3 सेंटेंस पे रखो आंसर्स को, उससे ज्यादा मत जाने दो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, क्लियरली सुन पा रहा हाँ हाँ, तो 3 सेंटेंस पे रखो अपना आंसर, बहुत ज्यादा लंबा मत करना। और एक तो क्रिकेट वाला एस्पेक्ट था, और दूसरा जो ये वाला प्रश्न, और मैंने एक, मेरे को 1 मिनट दो आप। हाँ, आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर मैंने कोई सवाल हम लोगों ने नहीं पूछा फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड, तो आप इसके लिए भी तैयार रहना कि आप अपना सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं और आप हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं उसको, तो उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। और आपके ऑप्शनल के ऊपर भी कुछ खास सवाल हम लोगों ने नहीं पूछे, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर लेना। बाकी आपका बोलने का तरीका वो मुझे ठीक लगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे ठीक ठाक लगा, उसमें कोई खास गुंजाइश लगी नहीं। आपका कोई प्रश्न है तो बताओ। हूँ। सर मतलब मैं अपनी बात को मतलब सही से समझा तो पा रहा हूँ, क्योंकि सर मैं बहुत दिनों से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा मुझे कि हिंदी में भी दे सकते हैं, तो मैंने सर फिर सोचा कि हिंदी में ही दूं। नहीं, हिंदी में दो। अगर आपको इंग्लिश की वजह से दिक्कत आएगी तो उससे बेहतर ये है कि आप हिंदी में दो, क्योंकि मेंटल कंफर्ट और मतलब आपका जो दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो, ये बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में इंटरव्यू खराब हो जाए तो इसका कोई वो है नहीं। हिंदी, लेकिन आप एक गलती की आपने आपने शुरू में क्लैरिफाई नहीं किया, आपने इंग्लिश में स्टार्ट किया, फिर बीच में आपने बोला कि क्या मैं हिंदी में। तो जैसे ही पहला प्रश्न होगा, अगर वो इंग्लिश में होगा, तो आप पूछ लीजिए कि सर क्या मैं हिंदी में अपना इंटरव्यू, या हिंदी में साक्षात्कार का माध्यम में हिंदी यूज कर सकता हूँ। पहले ही क्लैरिफाई कर लीजिए आप, ठीक है? ठीक है। ये बेहतर होगा। ठीक है, तो आगे राहुल सर और और हमारे दूसरे पैनलिस्ट आपको गाइड करेंगे। तो राहुल, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक था। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उसमें थोड़ा आप और वर्क कर सकते हो, आप थोड़ा और बेटर आंसर दे सकते हो, है ना। जैसे मैंने आपसे क्रिकेट के भी पूछे, बाकी आपने कैलिस्थेनिक्स ये सब बेसिक ठीक एक्सप्लेन किया। तो मेरे को आप लगे कि वेल प्रिपेयर्ड हो, और आपके पास भी टाइम भी है, तो जो थोड़े बहुत लैकुनाज है ना, वो आप फिल कर लेना कंटेंट के उस पे। और हो सके तो एक ऑफलाइन भी आप देना। वैसे तो आपका हम लोगों को दिख रहा था बॉडी पोस्चर वगैरह, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन उतना क्लियर नहीं है, तो उससे ज्यादा फर्क पता चलेगा मतलब। लेकिन ठीक है, आपका ओवरऑल पॉजिटिव है मेरी तरफ से फीडबैक। आप बस जो सर ने बोला उन चीजों पे आप गौर करो, उन पे थोड़ा वर्क करो आप, ठीक है? तो आप अच्छा करोगे। यू आर अ गुड कैंडिडेट। ठीक है, थैंक ओवर यू टू सर। गौरव। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल क्लियर। राहुल, आपका बॉडी पोस्चर और पर्सनालिटी वाइज आपका अच्छा है, वे ऑफ आंसरिंग भी क्वेश्चन भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है, आप नर्वस नहीं लग रहे हैं। मे बी प्रोबेबली आपने शायद मॉक्स दिए हैं, इसलिए आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। अपना जैसे कि धनंजय सर ने कहा आपको कि एक अपना ऑप्शनल थोड़ा सा देख लेना। आपके ग्रेजुएशन शायद 2015 में है, और अभी आप क्या करंटली वर्किंग हैं, कैसे हैं, या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है या फिर? नहीं नहीं सर, मतलब मैंने रेलवे और एसएससी के लिए ही प्रिपेयर किया है। अच्छा, तो वो डेफिनेटली पूछेंगे कि ये नहीं तो क्या आपका बैकअप प्लान है, क्योंकि अभी आपको शायद 6 या 7 साल हो गए हैं पास आउट हुए हुए। तो वो एक सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि जैसे अभी सेकंड स्टेज का रिजल्ट आया एनटीपीसी का, तो सर उसमें मेरा हो गया। मतलब थर्ड स्टेज के लिए जाना है, और जो अच्छा, बाकी लेवल्स के भी रिजल्ट आए तो उसमें भी सर आंसर की में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, ऐसे मत बोलना। उनको बोलना कि सर इसके अलावा मैं और भी एग्जाम दे रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर मैं एम क्लोज टू गेटिंग सेलेक्टेड, है ना। वो फिर थोड़ा सा ब्रैग करने वाली चीज हो जाती है। तो उसकी बजाय आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने और भी एग्जाम्स दे रहा हूँ और प्रोसेस में हूँ, और होपफुली शायद मेरे पास मतलब बाकी एग्जाम्स भी है बैकअप प्लान के लिए। मैं इसी अकेले पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, जैसे धनंजय सर ने कहा
कि आपने जो इन 7 साल में किया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर तीसरा आपका फिजिक्स का है। फिजिक्स के अंदर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस उनको बहुत पसंद है। जैसे अगर कोई पुराना बंदा बैठा होगा तो फंडामेंटल क्वेश्चंस मतलब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड या फिर मोशन से रिलेटेड, रोटेशनल से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो ये सब उनको बहुत पसंद आते हैं। तो इससे हो सकता है कि एक बार आप थोड़े से अपने बेसिक्स ब्रश अप कर लेना, इंटरव्यू के दौरान नहीं पूछ पाए क्वेश्चंस। सर बाकी मैंने आपकी मतलब जनरल नॉलेज, बीएससी का किया है, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिपेयर किया, थर्मोडायनेमिक्स, तो मतलब जो हाँ उससे उसके मतलब सब्जेक्ट हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो फिजिक्स देखेंगे, वो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 12th लेवल के ही होंगे। मतलब ऐसे बहुत ही बेसिक फंडामेंटल नेचर पे होंगे, बट थोड़ा सा आपको चीजें पता होनी चाहिए, ब्रशअप करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। और ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स के आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी भी पहली फर्स्ट लुक फिजिक्स पे गई थी। दूसरी चीज है कि एक ही लेक्यूना लगा मेरे को आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर कि आपको जो सवाल नहीं आता तो आप दूसरी चीज मत बताओ। ठीक है सर, मतलब सॉरी कह के सीधा हाँ मतलब सपोज आपको अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज टेल 3 पॉइंट्स फॉर ए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे ए तो नहीं पता, मैं आपको इससे रिलेटेड दूसरी चीज बता देता हूँ। और बाकी मुझे ओवरऑल आपका काफी अच्छा फीडबैक लगा और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सर।